हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ बैंकिंग। ये नाम से आप सभी बहुत फेमिलियर हो। हर दिन हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हर दिन बैंक का यूज़ कहीं ना कहीं तो हम करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि बैंकिंग के पूरी डिटेल्स हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ये जो बैंकिंग है ये टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम इसका पहला पार्ट कवर करेंगे। तो फ्रेमवर्क ऑफ बैंकिंग हम देखेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। बैंकिंग का टॉपिक जो आज का है, दैट इज टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। In India, banks are categorized into various types based on their functions, ownership, clientele. तो बेसिकली हमारे अगर इंडिया में बात करें तो जो बाइफर्केशन है किसका, बैंक्स का, वो किसके बेसिस में है? फंक्शन के बेसिस में कुछ बैंक्स हैं, ओनरशिप के बेसिस में, क्लाइंट्स के बेसिस में। ठीक है, तो अब हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है बैंकिंग का स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क। ठीक है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्या है? आरबीआई। क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो सबको पता होगा कि आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का। इसके अंदर सारे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स आते हैं, क्योंकि जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई के पास फर्दर क्या डिवाइडेड है? शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स जो है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है? कमर्शियल बैंक्स, दूसरा क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स। जब हम कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं, जो हम बैंक्स के साथ ट्रांजैक्शन हर दिन हर इंसान जो कर रहा है वो कहाँ करता है? कमर्शियल बैंक्स के साथ करता है। तो कमर्शियल बैंक्स फर्दर कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, थर्ड है फॉरेन बैंक्स एंड फोर्थ है आरआरबी, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स। जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है रूरल, दूसरा है अर्बन। तो हम इसे क्या बोलेंगे? रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड दूसरा क्या हो गया? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब ये जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है ये फर्दर और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो है स्टेट कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और है पैक्स। पैक्स मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़। इसको याद करने का तरीका है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी को आप पैक्स के याद कर सकते हो। देन वी हैव डेवलपमेंट बैंक्स। अब हम डेवलपमेंट बैंक्स देखते हैं कौन कौन से हैं। आईएफसीआई, आईडीबीआई, एग्जिम बैंक, सिडबी, नबार्ड। तो ये अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स बने हुए। कुछ डेवलपमेंट में काम आते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर के लिए काम आते हैं। जैसे नबार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली किसके लिए? एग्रीकल्चरल सेक्टर को बढ़ाने के लिए है। अगर हम सिडबी की बात करते हैं, ये क्या है? मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को बढ़ाने के लिए। ऐसे एग्जिम की बात करें तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात होती है। बाकी ये जो बैंक्स हैं ये डेवलपमेंट के फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में। ज़रा देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट बैंक्स अवेलेबल हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि हमारा जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्व्स एज इंडियाज सेंट्रल बैंक। तो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड प्लेज अ पाइवटल रोल इन कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, ठीक है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। हमारा जो भी बैंक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पूरे बैंक को रेगुलेट करना या पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने वाला कौन है? दैट इज सेंट्रल बैंक, आरबीआई। अब आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। एक्ट कौन सा था? एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1934 में। तो आरबीआई एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1934। एंड ये कब फॉर्म हुआ? आरबीआई फॉर्म कब हुआ? ऑपरेशंस में कब आया? 1 अप्रैल 1935। दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं कि एस्टैब्लिश इन 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, द आरबीआई इज टास्क्ड विद
टास्क है आरबीआई का मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, तो बेसिकली इसका काम क्या है कि जो भी प्राइजेस है बहुत हाई बहुत लो नहीं जाने चाहिए, प्राइजेस को स्टेबल करके रखना, कंट्री की करेंसी को मैनेज करना, दैट मीन्स हमारी कंट्री की जो भी करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना, ठीक है, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करना एंड इंश्योरिंग द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो अल्टीमेटली वो करता क्या है, जो भी हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रॉपरली स्टेबल करके रखने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंक्स। आरबीआई की जब हम बात करते हैं, ये बेसिकली किसका काम करता है, बैंकर का काम करता है, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो किसके लिए गवर्नमेंट का काम कर रहा है, किसके लिए गवर्नमेंट का काम कर रहा है, किसके लिए बैंकर का काम कर रहा है, दैट इज गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम कर रहा है, ठीक है। अब जो भी बैंक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए एजेंट का रोल प्ले करता है, उसको बैंकिंग सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करता है, पब्लिक डेट से रिलेटेड चीज़ें सारी इसकी कौन करता है, बैंक करता है, ठीक है। कौन करता है, आरबीआई करता है। फिर अल्टीमेटली हम देखें कि ये बैंकर किसके लिए है, ये अदर बैंक्स के लिए भी है। जैसे हमारे लिए बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शंस है वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, ठीक उसी तरह बाकी जो कमर्शियल बैंक्स है उसके लिए जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम है, ये जो इनको पैसे की ज़रूरत होती है तो ये किसके पास जाते हैं, लास्ट रिजॉर्ट इनका कौन है, दैट इज आरबीआई। पूरे बैंकिंग सेक्टर को ये रेगुलेट करता है एंड इशूज़ करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये करेंसी नोट्स इशूज़ भी करता है, ठीक है, करेंसीज करता है। और जो 1 रुपये वाला काम है ये कौन करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है, दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज़ कमर्शियल बैंक्स। तो हमने देखा कि आरबीआई बेसिकली क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स ऑल्सो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करके रखता है, प्राइस स्टेबिलिटी करता है। ये सारे कुछ फंक्शंस हमने आरबीआई से जुड़े हुए पढ़े। अब हम देखते हैं कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैंक्स इन इंडिया, केटरिंग टू द जनरल पब्लिक, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़। तो हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं किसके थ्रू करते हैं, हम कमर्शियल बैंक्स के थ्रू करते हैं। बिजनेसेस हो गए, गवर्नमेंट एंटिटीज़ हो गए, ये सारे किसके साथ ट्रांजैक्शंस करती है, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत सारी ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बैंक्स, जैसे कि डिपॉजिट्स अकाउंट, आप लोगों ने सुना होगा, सेविंग्स अकाउंट हो गए, करंट अकाउंट हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग, ये सारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं यहाँ पर। लोन्स भी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक्स हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी इन्वेस्टमेंट में भी ये हेल्प करता है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का भी सोर्स बनता है ये, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कमर्शियल बैंक्स आगे फर्दर और भी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। देख लेते हैं कमर्शियल बैंक कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड है फॉरेन बैंक्स। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये कमर्शियल बैंक्स फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है, पब्लिक, दूसरा क्या है, प्राइवेट, और तीसरा क्या है, दैट इज फॉरेन बैंक्स, ठीक है। तो पब्लिक बैंक कौन सी होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होती है जिसके ओनर्स कौन होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड होता है, ठीक है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो ये किससे ओन्ड होता है, ये प्राइवेटली ओन्ड होता है। और हम फॉरेन बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन बैंक्स की इनका बेसिकली जो है हेडक्वार्टर कहाँ होता है, इंडिया से बाहर होता है, बट उनका जो ब्रांच है वो इंडिया में देखने को मिलता है। पब्लिक की अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो एसबीआई इज़ द बेस्ट एग्जांपल वी कैन से। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये सारे क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए। फॉरेन की अगर बात करें तो एचएसबीसी इज़ द बेस्ट एग्जांपल यू कैन टेक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गए, ऐसे बहुत सारे बैंक्स आते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कमर्शियल बैंक्स जो हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजनल रूरल बैंक्स, जिसे हम आरआरबीज भी कहते हैं। नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। आरआरबीज वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज
फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है मैम? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल को, हर बिजनेसमैन को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए एट अ मिनिमम कॉस्ट या एट अ अफोर्डेबल प्राइजेस। जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हो, भले वो लोन से रिलेटेड हो, मतलब क्रेडिट्स हो, डिपॉजिट्स हो, सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट, वो सारी जो भी नॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज होती है पेमेंट से रिलेटेड, हर इंसान के पास होनी चाहिए। तो ये इस्टेब्लिश क्यों हुआ था? ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ पहुँच पाए? रूरल एरियाज़ में पहुँच पाए एंड प्रोवाइड करे क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू स्मॉल फार्मर्स को लोन्स दिया जाए, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए, आर्टिसंस को और रूरल एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। जब हम आरआरबी की बात करते हैं तो आरआरबी बेसिकली कौन कौन इसको ओन करता है? बिकॉज दिस इज जॉइंटली ओन बाय 3। तो कौन कौन है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड स्पॉन्सर बैंक्स है। जब स्पॉन्सर बैंक्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं। जब हम इनका रेशियो देखते हैं तो इनका रेशियो क्या है? 50%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है इसमें? 50% है। स्टेट गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है? 15% है। और 35% किसका हिस्सा है? 35% किसका हिस्सा देखने को मिलता है? दैट इज स्पॉन्सर्ड बैंक्स का, ठीक है। और अगर हम पहला आरआरबी की बात करें तो प्रथमा बैंक है जो पहला आरआरबी हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ। कोऑपरेटिव बैंक्स नाम से ही समझ में आ रहा है। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड आर ओन्ड बाय देयर मेंबर्स। तो बेसिकली जो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, इन जो बोरोवर्स और लेंडर्स होते हैं वही उस चीज़ को ओन करते हैं। इनका फोकस कहाँ होता है? दे फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है उसको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे कि क्या क्या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना? जैसे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट, मतलब एग्रीकल्चर के रिलेटेड लोन्स प्रोवाइड करने, रूरल डेवलपमेंट पे है मतलब उसके लिए पैसा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देना एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए। Then we have another category that is development banks. Development banks देख लेते क्या है? Development banks specialize in providing long term finance. कौन सा फाइनेंस? लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस देता है। किसे देता है? इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट जो हो रही है, डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाता है, उसके लिए ये लोन्स प्रोवाइड करता है जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस में होता है। ये टर्म लोन्स हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हमारे पास क्या है? हमारे पास सिडबी है एग्जाम्पल के तौर में। दिस इज सिडबी। याद करने का तरीका यही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बेसिकली क्या करता है? ये फंडिंग प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ MSMEs, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो बेसिकली ये किसके डेवलपमेंट में काम कर रहा है? MSMEs, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट कैटेगरी इज पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक क्या होती है? पेमेंट बैंक की अपनी एक स्पेशलिटी है। ये एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है RBI की तरफ से, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और अच्छा हो पाए। दे प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट अप टू अ लिमिटेड अमाउंट, remittances services and payments but cannot issue loans और credit cards। तो बेसिकली ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ये डिपॉजिट्स की बात तो करता है। डिपॉजिट्स भी कौन से डिपॉजिट्स? ये डिमांड डिपॉजिट्स की बात करता है, टाइम डिपॉजिट्स की बात नहीं करता है। और ये डिपॉजिट्स कितना लेता है? एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही, वो जो स्पेसिफाई की गई है वही तक डिपॉजिट्स यहाँ अलाउड है। रेमिटेंसेस सर्विसेज होती है, जैसे बाहर वाले लोगों ने पैसा कमाया एंड वो इंडिया में अपने ओल्ड एज लोगों के लिए या फिर फैमिली के लिए जो पैसा दे रहे हैं, तो ये रेमिट करने वाली जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट्स भी करता है, ठीक है, पेमेंट्स का काम भी करता है, बट करता क्या नहीं है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैन नॉट इशू लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स। तो जो भी लोन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पेमेंट बैंक नहीं करता है। एक्सेप्टेंस लेता है, रेमिटेंसेस का काम करता है, डिपॉजिट्स का काम करता है, पेमेंट का भी काम करता है, बट करता क्या नहीं है? लोन्स प्रोवाइड नहीं करता, क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड नहीं करता है। जब हम फर्स्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल है फर्स्ट पेमेंट बैंक। कौन सा है? एयरटेल।
till payment bank. This is important, you can learn. नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम से देखो, स्मॉल फाइनेंस एंड बैंक्स. तो ये क्या करेगा? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. किसे करेगा? दैट इज इम्पॉर्टेंट. अनसर्व्ड, ठीक है, या फिर अंडर सर्व्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो जो सोसाइटी के सेक्शंस में अभी तक सर्विसेज नहीं पहुंची है, या पहुंची है तो अच्छी तरह से नहीं पहुंची है, वो सारे सेक्शंस को ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज, इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेसेस, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड लो इनकम के जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनको. दे ऑफर अ रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज सिमिलर टू कमर्शियल बैंक्स. तो बहुत सारी जो सर्विसेज है वो किस तरह प्रोवाइड करता है? जैसे कि कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं वैसे ही सेम तरीके से ये प्रोवाइड करता है, बट विद द फोकस ऑन माइक्रो फाइनेंस. बेसिकली ये क्या लो इनकम हाउस होल्ड्स को भी देता है, तो ये माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है एंड स्मॉल स्केल लेंडिंग करता है ये, ठीक है. तो बड़ी बड़ी लेंडिंग्स लॉन्ग टर्म्स नहीं करता है, ये माइक्रो फाइनेंस एंड स्मॉल स्केल फंडिंग करता है ये. नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी इज फॉरेन बैंक्स. फॉरेन बैंक्स क्या है? मतलब बाहर रजिस्टर्ड होंगे बट हेडक्वार्टर्ड बाहर होगा, बट उसका जो ब्रांच है दैट विल बी ऑपरेटिंग इन इंडिया. तो फॉरेन बैंक्स आर रजिस्टर्ड एंड हेडक्वार्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट ब्रांचेस और सब्सिडियरीज इन इंडिया. दे केटर टू कॉरपोरेट क्लाइंट्स. तो बेसिकली ये फोकस्ड किस में है? किसका काम मेजरली इनमें होता है? कॉरपोरेट के क्लाइंट्स होते हैं, और वो लोग HNIs, मतलब जिनका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एंड MNCs दैट इज मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि इंटरनेशनल बैंकिंग जिनको ज़रूरत होती है, ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड बैंक्स. नाम से ही देखो स्पेशलाइज्ड, मतलब ऐसा बैंक होगा जो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए लोन्स प्रोवाइड करेगा. Specialized banks focus on specific sectors or activities such as agriculture, import-export financing, housing finance, infrastructure development. तो basically ये ऐसे banks हैं जो कि particular sectors के development के लिए loans provide करते हैं, जैसे कि agriculture हो गया, import and export हो गया, housing हो गया, infrastructure development की बात हो गई. तो जब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो वी हैव नंबर 1 में नबार्ड है. नबार्ड इज़ बेसिकली फॉर द एग्रीकल्चर के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बैंक प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं, ठीक है. देन वी हैव एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. तो बेसिकली नाम से ही जान रहे हो कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे हेल्प करता है. इसका पर्टिकुलर काम क्या है? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन करता है? ये करता है. फिर नेशनल हाउसिंग बैंक दैट इज NHB. NHB का अपना काम है दैट इज रिलेटेड टू हाउसिंग फाइनेंस. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है दैट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स. तो हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस कमर्शियल बैंक्स करता है, ठीक है. तो हम पढ़ते हैं, कमर्शियल बैंक्स प्ले अ क्रूशियल रोल्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम बाय ऑफरिंग अ रेंज ऑफ सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज. तो बहुत सारा ये क्या रोल प्ले करता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में. ये सर्विसेज किसको किसको देता है? इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़ को. हेयर आर द की फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन ब्रीफ. तो हम एक बार देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं. सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. तो कमर्शियल बैंक क्या करती है? लोगों के पास जो पैसा है उसे एक्सेप्ट करती है. दैट मीन्स वो डिपॉजिट्स लेती है लोगों से. कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स अकाउंट्स, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स. तो बहुत सारे डिफरेंट हमें अकाउंट देखने को मिलते हैं. सेविंग्स हो गया, करंट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, रेकरिंग भी आप सुनते होंगे. तो जो सेविंग अकाउंट्स है इसमें सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा होता है. और ये दोनों जो है ये टाइम बेस्ड होते हैं. फिक्स्ड हो गया एंड जो रेकरिंग डिपॉजिट्स है वो टाइम बेस्ड है, और ये क्या है? ये दोनों डिमांड बेस्ड है, ठीक है. डिमांड डिपॉजिट्स है और वो दोनों टाइम डिपॉजिट्स है. दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड पे देम इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द टाइप एंड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट. तो बेसिकली क्या है, जो भी हम डिपॉजिट्स करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स जो भी हम करते हैं उसमें हमें क्या है? इंटरेस्ट मिलता है.
मतलब बैंक्स हमें इंटरेस्ट देती है, किस लिए इंटरेस्ट देती है, किस टाइप का, वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का आपका डिपॉजिट है और कितने समय तक डिपॉजिट है। जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर क्या होता है, लंबा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल का है तो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, ठीक है, इसीलिए उसको हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम रेकरिंग की बात करते हैं तो वो क्या है, रेकरिंग टाइप का डिपॉजिट हो गया, उसका टेन्योर क्या है, फॉर एग्जांपल आपने 1 साल के लिए किया, 2 साल के लिए किया, तो 1 साल के लिए आपको लगातार पैसे देने पड़ते, 2 साल के लिए आपको लगातार पैसे देने पड़ते, तो उस हिसाब से उसका इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है। सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो आप कभी भी उसमें डालते हो पैसा, विड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, तो सबसे कम किस में मिलता है, सेविंग अकाउंट में। तो इसीलिए जो डिपॉजिट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस तरह का है और कितने समय का है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू एक्सटेंड क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। तो बेसिकली क्या है, अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो ये लोन्स एडवांसेस प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस को, ठीक है। दिस इंक्लूड्स, कौन कौन से लोन्स देता है ये, जैसे कि हमारे पर्सनल लोन्स देता है, हाउस लोन आपने सुना होगा दैट इज होम लोन, व्हीकल के लिए लोन देता है, वर्किंग कैपिटल दैट इज डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए भी वो लोन्स प्रोवाइड करता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके लिए भी टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप मान लो कोई मशीन खरीद रहे हो, कुछ बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी वो आपको लोन्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव ऑफरिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और नया फंक्शन क्या देखने को मिल रहा है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, बैंक्स प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू अकाउंट होल्डर्स allowing them to withdraw more money than they have there in their accounts। तो जितना अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा क्या है, उससे ज़्यादा उसको अलाउ किया जाता है कि तुम उससे ज़्यादा विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, बट उसकी एक लिमिट होती है कि इतने लिमिट तक ही आप विथड्रॉ कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट्स टिपिकली यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, तो जो भी शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल नीड्स होती है उसके लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोन क्रिएट करना। तो कमर्शियल बैंक हैव द यूनिक एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग। तो किस तरह, जैसे वो लेंड करता रहता है, कुछ पैसा SLR के हिसाब से उसको रखना पड़ता है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो SLR और CRR के बाद जो पैसा है वो क्या करता है, लोन पे लोगों को देता है, ठीक है। तो लेंडिंग के प्रोसेस से ये क्या क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है। व्हेन बैंक्स इशू लोन्स दे इफेक्टिवली क्रिएट न्यू मनी इन द इकोनॉमी। जैसे ही बैंक क्या कर रही है, लोन्स इशू कर रही है, तो मतलब क्या, नया पैसा मार्केट में आ रहा है, इकोनॉमी में नया पैसा आ रहा है, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी एंड हमारी इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो होगी। क्यों, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा एंड अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स। बैंक फैसिलिटेट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स थ्रू सर्विसेज सच एज चेक क्लियरिंग। तो बैंक बेसिकली हमारे बहुत सारे जो भी हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं पेमेंट से रिलेटेड वो कौन करता है, बैंक ही तो करती है। तो जो भी हमारे डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है उसकी पेमेंट कहाँ से होती है, बैंक्स ही करते हैं। किस तरह करते हैं, जैसे कि चेक्स हो गए, चेक्स को क्लियर करके, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट दैट इज RTGS एंड NEFT दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये दोनों बेसिकली है क्या, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम्स है ये दोनों, ठीक है। तो ये क्या ग्रॉस सेटलमेंट करता है, ये बेसिकली बैचेस पे सेटलमेंट करता है, ठीक है। ये रियल टाइम पे बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है, ये रियल टाइम पे बेस्ड है, ठीक है। और ये क्या है, बैचेस के ऊपर ये ट्रांजैक्शंस करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो बैंक ऑफर्स अ रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू हेल्प कस्टमर्स ग्रो देयर वेल्थ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है, जिससे क्या होगा, कस्टमर्स अपनी वेल्थ को क्या करेगा, इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो करेगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसमें क्या कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है, तो अल्टीमेटली वो कर क्या रहा है, अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर रहा है। दीज इंक्लूड म्यूचुअल फंड्स,
फिक्स डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो हम ट्रेजरी बिल्स ले सकते हैं, जिसे हम टी बिल्स भी कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के हो गए, जिससे हम अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड दैट इज डन थ्रू द बैंक। बैंक ये भी हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो बैंक्स फैसिलिटेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस इंक्लूडिंग करेंसी एक्सचेंज, रेमिटेंसेज एंड ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज सच एज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। तो बेसिकली हम किसकी बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें। तो फॉरेन एक्सचेंज, हम मान लो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें करेंसी का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, तो हम उनको पेमेंट क्या उनकी करेंसी में हमें देनी पड़ती है, तो एक्सचेंज रेट एक होता है, ठीक है। तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज की जो भी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कौन करता है, हमारे कमर्शियल बैंक्स ये ट्रांजैक्शंस भी करता है, ठीक है। जैसे कि करेंसी को एक्सचेंज करना, ठीक है, एक करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट करना, रेमिटेंसेस बाहर का पैसा इंडिया पे ट्रांजैक्ट करना, एंड अगर मान लो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक सेलर है, ठीक है, और यहाँ पर एक बायर है। सेलर ने सामान बेचा बायर को, ठीक है, सेलर ने सामान बेचा बायर को। अब बायर को क्या करना है, बायर की लायबिलिटी है कि सेलर को क्या करे, पेमेंट करे। तो बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो गारंटी देता है कि जो भी बायर की पेमेंट है वो सेलर को कर दी जाएगी, और इसकी गारंटी कौन देता है, बायर का बैंक देता है, ठीक है। सो दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट इज नथिंग बट एक डॉक्यूमेंट है जो कि गारंटी का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स। बैंक हमें सेफ डिपॉजिट लॉकर्स भी देता है एंड वॉल्ट्स फॉर कस्टमर्स टू स्टोर वैल्यूएबल्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सिक्योरिटीज़। तो बेसिकली गवर्नमेंट मतलब बैंक्स क्या प्रोवाइड करती है, हमारे डिफरेंट लॉकर्स। आपने सुना होगा, कभी सुना होगा कि गोल्ड बैंक के लॉकर में रख देते हैं, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ये भी बैंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। बैंक्स ऑफर financial advisory services to help clients manage their finances, plan investments and achieve their financial goals। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बैंक्स जो क्लाइंट्स होते हैं उनको बहुत सारी एडवाइजेस देता है रिलेटेड टू फाइनेंसेस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताता है। जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनको कैसे हेल्प करता है, उनको बताता है कब मर्जर करना है, कब एक्विजिशन करना है, ठीक है, कब आईपीओ लेकर आना है। तो ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। और अगर देखें तो ये वेल्थ मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ये सारी सर्विसेज भी ये देता है। नेक्स्ट इज हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो बैंक प्रोवाइड करता है हमें डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज सच एज इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट टू फैसिलिटेट कन्वीनियंट एंड सिक्योर्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की अगर बात करते हैं तो हम डिजिटल बैंकिंग से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है, हम हर दिन इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग इज़ वेरी कॉमन, एटीएम सर्विसेज हम यूज़ करते हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए, ई वॉलेट्स हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जी पे रेगुलरली यूज़ करते हैं, पेटीएम वॉलेट्स आपने देखा है हम रेगुलरली इसको यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली करके रही है हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है पेमेंट करना एंड सिक्योर्ड वे से ट्रांजैक्शंस करना, ठीक है। Overall, commercial banks play a critical role in mobilizing savings, allocating credit efficiently, facilitating economic transactions, and promoting financial inclusions and economic growth in the country. अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, जो भी हम सेविंग्स कर रहे हैं, जो भी डिपॉजिट अकाउंट्स बना रहे हैं, उसे क्या करता है, प्रॉपरली यूज़ करता है, एलोकेट करता है क्रेडिट, मतलब जो क्रेडिट है, जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉपरली, प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड अल्टीमेटली क्या करता है कि जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको प्रमोट करता है और हमारी कंट्री को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज़
रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो हम देखेंगे कि बैंकिंग का क्या रोल है हमारे इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए एंड सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, बैंकिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फोस्टरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू वेरियस मैकेनिज्म एंड कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल इकोनॉमी। तो हम ये जो सेक्शन है बेसिकली रोल हमारा दो पार्ट में है, हमने देखा, दैट इज फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द अनदर वन इज सोशल डेवलपमेंट। तो अभी जो हम पॉइंट्स अभी डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम सोशल डेवलपमेंट के कुछ रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो हम सेविंग्स को क्या कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, सेविंग्स जो भी आ रही है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। बैंक्स मोबिलाइज सेविंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस थ्रू डिपॉजिट्स अकाउंट्स विच आर देन चैनलाइज्ड इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली क्या है, जो भी हाउस होल्ड है, बिजनेसमैन है, वो डिपॉजिट्स करते हैं बैंक में। अब बैंक क्या करेगा, अपने पास तो पैसा रखता नहीं है, वो क्या करेगा, वो प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि अल्टीमेटली क्या होती है, इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो होगी। दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स अ स्टेबल एंड रिलायबल सोर्स ऑफ फंड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि जो सेविंग्स है उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की ओर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली हमारे पास सेफ रिटर्न आ रहा है एंड हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, ग्रो कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलोकेशन ऑफ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट को किस तरह देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। बैंक्स प्ले अ की रोल इन एलोकेटिंग क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो बेसिकली क्या है, बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स को देता है। दे एक्सेस क्रेडिट वर्दिनेस एंड प्रोवाइड लोन्स टू इंडिविजुअल, स्मॉल बिजनेसेस एंड लार्ज कॉरपोरेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। तो बेसिकली क्या है, जब ये लोन देता है तो सबसे पहले क्या देखता है, क्रेडिट वर्दिनेस देखता है जिसको लोन दे रहा है। क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब क्या है कि वो टाइमली पैसा दे पाएगा, क्या वो पूरा पैसा दे पाएगा। तो पहले उसका क्रेडिट वर्थ देखा जाता है, वर्दिनेस देखी जाती है, एंड फिर लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इंडिविजुअल्स को हो गया, स्मॉल बिजनेसमैन, लार्ज कॉरपोरेशंस, बड़े बिजनेसमैन हो गए, कॉरपोरेट्स हो गए, और इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है कहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। तो बेसिकली क्या है, जो भी लोन्स एलोकेट हो रहे हैं, जो भी क्रेडिट एलोकेट हो रही है, वो कहाँ यूटिलाइज होगी, कहाँ इन्वेस्ट की जाएगी, प्रोडक्टिव सेक्टर्स में यूटिलाइज की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आता है, या हमारी इकोनॉमी जो डेवलप होती है वो किसके थ्रू होती है, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग ऑप्शन सच एज लोन्स, overdraft, lines of credit, bank enable businesses to expand operations, invest in new technologies and create employment opportunities। तो बेसिकली क्या देख रहे हैं हम कि बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि लोन्स देती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो भी आपके अकाउंट में पैसा उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकता है अपने यूज़ के लिए। ठीक है, लाइन्स ऑफ क्रेडिट है। तो बैंक्स ये सारे क्या करती है, बिजनेसमैन को देती है ताकि वो जो अपना ऑपरेशंस है, जो अपना काम है, वो एक्सपैंड कर सके, इन नई नई टेक्नोलॉजीज़ में पैसा लगाए, एंड अल्टीमेटली क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। दिस प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। तो बेसिकली अगर वो पैसा है जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी और हमारी इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो करेगी। Next point is support for small and medium enterprises. Banks offer financial products and services to small and medium enterprises which are vital for employment generation, innovations and economic diversification. तो अगर हम SMEs की बात करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो बैंक इनको बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्यों करता है, ये SMEs हमें हेल्प कैसे करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएंगे, क्योंकि जो पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, नए नए टेक्निक्स लेकर आने में। ठीक है, एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, देयर विल बी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम for the government as well. Access to credit helps SMEs grow, increase productivity and contribute to GDP growth. तो जो लोन्स इनको अवेलेबल होते हैं SMEs को,
ठीक है, उससे क्या होगा, वो ग्रो करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज जब लेकर आएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देयर विल बी इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी एंड अल्टीमेटली ये कंट्रीब्यूट किसे करेंगे, जीडीपी, उससे क्या होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। तो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, facilitation of trade and commerce. Banks provide trade finance services such as letter of credit, export import financing to facilitate international trade. तो डेफिनेटली हमारी कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करती है, इम्पोर्ट करती है, दैट मीन्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करती है, इंटरनेशनल ट्रेड करती है, तो उसके लिए भी इसको फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए। तो बैंक इनको ट्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट। तो लेटर्स ऑफ क्रेडिट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो गारंटी देता है कि सेलर को पैसा मिल जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ बायर, अगर बायर पैसा नहीं दे रहा है तो, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की भी ज़रूरत होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है, एग्जिम बैंक, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड हमारा अच्छा हो। दिस enables businesses to engage in global market, expand their customer base and enhance competitiveness. तो बेसिकली क्या है, जब ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड होगी तो हमारे यहाँ का जो बिजनेस है, ठीक है, वो अब ग्लोबल लेवल तक कॉम्पीट कर सकता है, ग्लोबल मार्केट में एक्सेस कर सकता है, ग्लोबल मार्केट एंटर कर सकता है, अपने कस्टमर का जो बेस है, अपने कस्टमर्स और इंक्रीज कर सकता है, देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटिवनेस। नेचुरल बात है कि ग्लोबल लेवल में जा रहे हो तो कॉम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज होगा, एनहांस होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। बैंक कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स को के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है, किस तरह, बाय एक्टिंग एज इंटरमीडिएरीज बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। तो ये किसके बीच में काम कर रहा है, किसके बीच में इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है, जो सेव कर रहे हैं वो एंड जो बोरो कर रहे हैं उसके बीच में। तो दीज आर क्या है, सेवर्स, ये कौन हो गया, जो पैसा बोरो कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, बैंक काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ये दोनों को मिलाने का काम कर रहा है, इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है। दे पार्टिसिपेट इन द कैपिटल मार्केट, अंडरराइट सिक्योरिटीज एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेसिकली क्या है, ये फाइनेंशियल जो कैपिटल मार्केट होती है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट भी करता है, जैसे कि स्टॉक हो गए, बॉन्ड्स हो गए, और भी जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीज़ों पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज प्रमोशन ऑफ डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंक्स ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय एक्सपैंडिंग एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज थ्रू ब्रांचेस। तो बैंक्स क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, किस तरह, बाय एक्सपैंडिंग एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज थ्रू ब्रांचेस। तो बैंकिंग की सर्विसेज और बढ़ाने से क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा कि हर बंदे के पास फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये होगा कैसे, डिफरेंट ब्रांचेस खोलने से, एटीएम ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करने से, डिजिटल चैनल्स जो भी है उसे इंक्रीज करने से। दिस एम्पावर्स underserved population to save, borrow and participate in formal financial system, thereby reducing poverty and inequality. तो बेसिकली क्या होगा, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो क्या लोग क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, प्रॉपर बोरोइंग हो सकती है, उनको क्रेडिट मिल सकते हैं अपने कामों के लिए, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारा जो फॉर्मल तरीके का फाइनेंशियल सिस्टम है वहाँ पर। और अल्टीमेटली होगा क्या, जो इनइक्वालिटीज़ है, रूरल एंड अर्बन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, एंड पॉवर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हर बंदे को सर्विसेज मिल जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे जन धन योजना हो गई, ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट्स हो गए। तो इससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ताकि हर आदमी को मिनिमम सर्विसेज जो फाइनेंस की होती है वो मिल सके। ये था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई सारी सब पार्ट्स। अब हम देखेंगे कि सोशल डेवलपमेंट किस तरह हो सकता है। तो हमारा जो करंट फोकस रहेगा अब कहाँ रहेगा, दैट विल बी इन सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। Banks provide social development by facilitating access to credit for education, healthcare, housing and consumer durables.
तो जब हम बैंक्स की बात करते हैं, ये सोशल सोसाइटी को किस तरह डेवलप करता है, बाकी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्रेडिट देता है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, घर के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, आपको कोई सामान जो ड्यूरेबल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल टेलीविज़न ले लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लोन्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, इससे होता क्या है, अल्टीमेटली हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करें, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ रही है, एंड प्रमोट सोशल मोबिलिटी, जो सोशल स्टेटस है उस पर हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्यून क्या है, मैनेजर बन रहा है, तो ये क्या, सोशल हायरार्की जो है वो अपग्रेड हो रही है, सोशल स्टेटस हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बैंक्स प्रोवाइड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड रूरल फाइनेंस टू फार्मर्स, enabling them to invest in modern farming techniques, purchased equipments and improve crop yields। तो बेसिकली क्या है, बैंक अपलिफ्ट कैसे कर रही है रूरल सेक्टर को, वो बैंक्स क्या है, एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस देती है, मतलब जो रूरल एरियाज है उसको डेवलप होने के लिए लोन्स देती है, एग्रीकल्चर के लिए लोन्स देती है, जैसे कि ताकि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं या फार्मर्स हैं वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स पे क्या कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपने नए नए इक्विपमेंट्स खरीद सकें, एंड अल्टीमेटली जो क्रॉप की यील्ड है, ठीक है, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई चीज़ें आएंगे, नए इक्विपमेंट्स आएंगे, नई टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो क्रॉप की यील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाएगी। दिस बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी एंड रिड्यूसेस रूरल पॉवर्टी। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फूड सिक्योरिटी, नॉर्मल सी बात है कि हर इंसान को फूड सही से अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा, दैट मीन्स फूड सिक्योरिटी रहेगी, और जब ये चीज़ें रहेगी तो रूरल की जो गांव की पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। क्या है नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। बैंक्स फाइनेंस infrastructure projects such as roads, railways, energy, telecommunication, which are essential for economic growth and improving quality of life। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए भी जो बैंक्स है वो लोन्स प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, जैसे कि रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, एनर्जी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह की बात कर रहे हैं, और टेलीकम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रोड की बात करूँ या रेलवेज़ की बात करूँ या पोर्ट्स की बात करूँ, ये करता क्या है, ये कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो डिफरेंस है बिटवीन रूरल एंड अर्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँच जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हेल्प क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट विल बी इम्प्रूव्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एनहांसेस कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हम वो रिमोट एरिया पे इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बैंकिंग सेक्टर एक्सपेंशन क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्टली थ्रू बैंकिंग ऑपरेशंस। तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल होते हैं बैंक में, ठीक है, बैंकिंग ऑपरेशंस के थ्रू, जैसे कि बैंक नेटवर्क्स हो गए, कस्टमर सर्विस हो गया, फाइनेंशियली एडवाइजरी रोल्स। तो डिफरेंट रोल्स हम आने की क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि क्या स्कोप है बैंकिंग के अंदर। तो डिफरेंट रोल्स है जो प्रोवाइड करता है बैंक्स। इनडायरेक्टली की अगर बात करें तो बैंक सपोर्ट करता है जॉब क्रिएशन अक्रॉस सेक्टर्स बाय फाइनेंसिंग बिजनेस एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैंक्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल डेवलपमेंट थ्रू CSR इनिशिएटिव्स। तो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे काम करता है बैंक, किसके थ्रू, CSR इनिशिएटिव्स के थ्रू। इन्वेस्टिंग इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे उस पर इन्वेस्ट करेगा। एजुकेशन से जुड़ी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करता है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबल रहे, एंड डिज़ास्टर अगर कुछ हो गया है उसके रिलीफ करने के लिए भी एफर्ट्स देता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हो क्या रही है, हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रही है, हमारी सोसाइटी को डेवलप कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन। Banks promote financial literacy and education programs to empower individuals with knowledge about savings, investment, budgeting and responsible borrowing. तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि लोगों को फाइनेंस से जुड़ी हुई सारी नॉलेज प्रोवाइड करना, एजुकेट करना, ताकि वो अच्छा डिसीजन ले पाए अपने लिए रिलेटेड टू फाइनेंसेस। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन प्रोग्राम बेसिकली करता क्या है, नॉलेज प्रोवाइड करता है कि आपको सेविंग्स करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी चाहिए, बजट्स बनाना है, अननेसेसरी आपको बोरोइंग नहीं करनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी एनहांसेस डिसीजन मेकिंग स्किल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली करती क्या है, डिसीजन मेकिंग स्किल के हमारे इंक्रीज कर देती है एंड अल्टीमेटली इकोनॉमिक रेजिलियंस कम्युनिटी के बीच में क्या करती है, प्रमोट करती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रोल। अब हमें एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। इन समरी, बैंकिंग प्लेज an integral role in economic and social development by mobilizing savings, allocating credit facility efficiently, promoting investment, supporting SMEs, facilitating trade and fostering financial inclusion। तो ये सारे जो हमने देखे थे सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितने सारे पॉइंट्स, तो ये सारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे इकोनॉमी एंड सोसाइटी को डेवलप होने के लिए। बैंक्स कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, उसके लिए भी इनिशिएटिव्स लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है एंड अल्टीमेटली क्या करता है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द करियर्स अपॉर्चुनिटीज़ इन बैंकिंग। तो बैंकिंग के अंदर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।